Hello everyone. Today our next chapter is your synthetic fibers and plastics. In 8th class, it is also an important chapter because it gives you knowledge of your daily life. Because in your daily life, you have randomly used some synthetic fibers, plastics, even the natural fibers also. So in this chapter, you just got the knowledge of the daily life. So starting from the very first thing, what are the फाइबर? सो फाइबर एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जोड़कर बहुत सारी आप चीज़ें बना सकते हैं. तो बेसिकली फ़ाइबर को आपको समझाने का जो तरीका है वो ये है, जैसे आपने घर पे आपने देखा होगा रील होती है, समझ रहे हो, जो धागा होता है वो एक्चुअल में एक फ़ाइबर की तरह है. अब वो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास. आप डेली लाइफ में देखते होंगे आपके पास कुछ प्लास्टिक के होते हैं इसी तरीके से, कुछ नेचुरल होते हैं, ठीक है. तो जो मतलब जैसे जूट का कुछ बना हुआ है, सो दीज आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, सो दीज आर नोन एज द नेचुरल फाइबर. बट जो मैन मेड होता है, जो मतलब लेबोरेटरीज़ के अंदर या फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, उसे हम बोलते हैं artificial या synthetic fiber. So you got the define of the synthetic and man-made fiber is here. So the synthetic fiber on the other hand are made up of by human beings. That is why these are called as the synthetic and the man-made fibers. Here another important defines. So what is polymer? Polymer actual में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है. यू हैव हर्ड अबाउट द पॉलीथीन. डेली लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि पॉलीथीन यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ एक्चुअल में द वर्ड, द कॉमन वर्ड इज़ पॉली. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉली? पॉली इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मैनी. सो हियर पॉली मीन्स मैनी. यू गॉट इट? सो a synthetic fiber, it's an important paragraph. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. तो हमारे पास क्या है कि एक सिंथेटिक फाइबर क्या है, एक्चुअल में छोटी छोटी यूनिट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं आपस में. आप कभी भी देखना, जैसे आपके पास कोई भी एक धागा है, आप उसको ओपन करते हो, फोल्ड करके आप उसे ओपन करने देना, तो बहुत छोटे छोटे ब्रीक और धागों से मिलकर बना होता है. आप किसी भी रोप को, रस्सी को उठाओगे, आप उसे ओपन करके देखना, वो छोटी छोटी और रस्सियों में टूट जाती है. फिर आप उसे ओपन करोगे, वो और छोटे छोटे हिस्सों में टूटना शुरू हो जाता है. तो द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ नॉन एज द व्हाट इज इट इज़ नॉन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ योर फाइबर. एंड जब हम बहुत सारी सिंगल यूनिट्स को ज्वाइन कर देते हैं, इट बिकम्स योर polymer. Clear? So it is very important term for you. After that, types of synthetic fiber जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ योर रेयन. सो रेयन एक्चुअल में आपके पास जो है बहुत ही कॉमन यूज, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ठीक है. हेयर यू गेट अ डिफाइन ऑफ द रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है. सो a chemical fiber that was obtained by a chemical treatment of wood pulp is known as the rayon. सो उसकी फॉर्मेशन, जैसे आपके पास ये मैट्स होते हैं, आपने घर में देखा होगा कारपेट्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, वो रेयन से मिलकर बने हुए होते हैं. क्लियर? फिर अनदर वन इज़ द नायलॉन. नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर विच इज़ फॉर्म्ड एट 1931. सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल. नेचुरल रॉ मटेरियल से बनता है. इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. बिना किसी भी नेचुरल सब्सटेंस के इसको बनाया जाता है. इट इज़ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. सो ये इलास्टिक वाली चीज़ों में, या आपने देखा बिल्कुल जो प्लास्टिक जैसी आपकी रॉप्स आती हैं, कुछ सॉक्स आती हैं सिंथेटिक, ठीक है, प्लास्टिक जैसी जो आइटम होती है, उन सब में हमारा इसका यूज़ होता है. जैसे आपने देखा होगा हेयर सॉक्स, रॉप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन, ये सब के सब क्या होता है हमारे पास बने हुए होते हैं आपके नायलॉन से. So here are some pics of the items. The next one, another one we have polyester and acrylic. So actually these are another synthetic fibers.
fibers made from this fiber does not get wrinkled easily. इनके अंदर रिंकल नहीं पड़ते, जो जैसे हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उनकी प्रेस ख़राब हो जाती है, तो जो पॉलिस्टर या एक्राइलिक मटेरियल के बने हुए कपड़े होते हैं उनकी जो आपकी हम उसे बोलेंगे रिंकल्ड फ्री होती हैं वो सभी की सभी आइटम्स हमारे पास, ठीक है। एक अनदर इम्पॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखना है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी। सो पीईटी इज़ योर पॉलीइथाइलिन टेरिप्थैलेट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, सो आपको इसको याद रखना है, द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी। सो अनदर इम्पॉर्टेंट डिफाइन जो आपने यहाँ पे याद रखनी है, एक तो है एक्राइलिक के रिगार्डिंग। सो वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, so though they appear to resemble wool, they are prepared from another type of synthetic fiber that is known as acrylic. The wool obtained from natural resources is quite expensive. एक्चुअल में बहुत से आज के विंटर सीजन के टाइम में जो आप मोस्टली ड्रेसेस यूज़ करते हैं वो एक्राइलिक सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होती है, बिकॉज जो वूल होती है वो काफ़ी कहीं समटाइम्स इट बिकम्स कॉस्टली। सो उस कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए हमें एक्राइलिक मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है और हमारे काफ़ी विंटर क्लॉथ्स उससे प्रिपेयर किए जाते हैं। The another one is the petrochemicals. So all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। मतलब बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स को जो है वो पेट्रोकेमिकल्स की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है, पेट्रोलियम ओरिजिन के, जो पेट्रोलियम आपका क्रूड ऑयल होता है उसकी हेल्प से आप इसका मतलब प्रोसेस करने में आप उसका काफ़ी यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है कि उनसे क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर की जा सकती हैं, कैसे वो यूज़फुल होता है हमारे लिए। सो द फर्स्ट वन इज द प्लास्टिक्स। जो जितने भी प्लास्टिक होते हैं वो इन्हीं से मिलके बनते हैं। ये देखिए, जैसे हमने पॉलीमर में भी पढ़ा था कि स्मॉल स्मॉल यूनिट्स हैं, इन सबको आपने क्या किया, एक चेन के अंदर अरेंज कर दिया। सो अगर एक सिंगल चेन में अरेंज किया इट लुक्स लाइक दिस, और अगर एक क्रॉस लिंक्ड चेयर में मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपने रैंडमली एक नेटवर्क में अरेंज कर दिया तो वो आपके पास एक क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट बन जाती है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे आप चेयर है, बकेट है, काफ़ी सारी आप आइटम्स, आपके टॉयज़ हैं, सब इसके अंदर यूज़ होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट वन दैट इज़ पॉलीथीन। मैंने आपको बताया था पॉलीथीन भी आप काफ़ी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो एक्चुअल में पॉलीथीन इज़ ऑल्सो एन ग्रीक वर्ड विच इज़ रिजेंबल्ड और गैदर्ड फ्रॉम अ वर्ड पॉली प्लस इथीन। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। सो पॉलीमर ऑफ इथीन इसको हम बोलते हैं कि poly means many particles of ethene are assembled together, so polythene is formed. And very important question for you, the define or the difference between the thermoplastic and thermosetting plastics. So ये पैराग्राफ आपने बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। The plastics which are get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic, which are used in the formation of polythene and PVC are some example of thermoplastics. ठीक है, जो आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं जो डिफॉर्म्ड हो जाता है, डिफॉर्म्ड का मतलब होता है जो मतलब बार बार आप मतलब तैयार कर सकते हैं, उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी का। लेकिन देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दीज आर थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक। बेकलाइट एंड मेलामाइन आर सम एग्जांपल। क्लियर? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करना आपने। प्लास्टिक इज अ मटेरियल ऑफ चॉइस मीन्स काफ़ी जगह पे आपका प्लास्टिक यूज़ होता है। नॉन रिएक्टिव भी होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, ईजिली ख़राब नहीं होता एज़ कंपैरिजन टू वुड। अगर देखें वुड पानी में ख़राब हो जाती है बट प्लास्टिक ईजिली ख़राब नहीं होती। तो काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं, बट अगर हम नेचर को अपने देखें तो नेचर के हिसाब से हमारे पास जो प्लास्टिक होती है दैट इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर अस, सो वी हैव टू अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। सो प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑल्सो, इवन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर भी वायर्स के ऊपर हम प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो एनवायरनमेंट से अगर हम बात करें सो इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट इसमें भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि किस लेवल का प्लास्टिक, कितने माइक्रोन्स का प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं। सो मटेरियल जो एनवायरनमेंट में ईजिली ख़राब हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बट जो मटेरियल आपका एनवायरनमेंट में डिकम्पोज या ख़त्म ना हो, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, उस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। सो इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिफाइन फॉर ऑल ऑफ यू
biodegradable and non-biodegradable substances. Got it? So these are some substances just like vegetable and fruits. ये मतलब बड़ा जल्दी ही बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, लाइक कॉटन क्लॉथ वुड सब बायोडिग्रेडेबल है आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम. बट some substances like tin, aluminium, plastic, these are non-biodegradable substances. So these are also harmful for our environment. Got it? So to protect our environment from these type of things, we have to follow these 5R principle. Means 5 basic terms starting from the alphabet R. These are reduce, reuse, recycle, recover and refuse. It is an important question for 10th class board also. So अभी से अगर आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे, so 10th क्लास तक आपको काफ़ी इसके अंदर हेल्प मिल जाएगी. सो reduce, reuse, recycle, recover and diffuse में बहुत सारी बातें आती हैं कि we have to reduce the consumption of some another energy resources, like आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कैसे काम करना चाहिए. मतलब जैसे आपको कहा भी जाता है जब आप रूम को छोड़कर जाते हैं तो यू हैव टू स्विच ऑफ द फैंस एंड लाइट्स, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको अपना उस यूज़ को मतलब रिड्यूस करेंगे, ठीक है, कंजप्शन कम करेंगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है. एंड अदर वन इज़ द रीयूज़. आप चीज़ों को बार बार यूज़ करिए. रिसाइकल, आप उनको दोबारा से बनाकर यूज़ करिए. रिकवर, आप उनकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है आप उसे रिकवर करिए. एंड रिफ्यूज़, जो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं आपको उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जस्ट लाइक प्लास्टिक. तो यू हैव टू रिफ्यूज़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स. So this is your chapter and these are the summary points of your chapter. So basically बड़े आराम से आपने इनको पढ़ना है और देखना है. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. So these are the main points of your chapter. और साथ साथ बीच में जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपने अच्छे से करने हैं डिफाइंस को. And this is your exercise and important questions for your syllabus. So good luck.